दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 मराठी डॉन इन मुंबई के बारे में बताने वाले हैं। इन मराठी डॉन में से कुछ को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है, तो कुछ मराठी डॉन मुंबई पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो मराठी डॉन अभी भी फरार चल रहे हैं, मुंबई पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी डॉन का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है अश्विन नायक का। इस पर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। अश्विन नायक और अरुण गोहिल एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 1994 में जब किसी केस के सिलसिले में अश्विन नायक कोर्ट आया हुआ था, उसी समय वकील की ड्रेस में आए हुए अरुण गोविल के आदमियों ने उस पर गोली चला दी थी। इस हमले में अश्विन नायक तो बच गया था, लेकिन इस गोली ने अश्विन नायक को अपाहिज बना दिया था। आगे चलकर इसे इसकी पत्नी के कत्ल में गिरफ्तार भी किया गया था। सजा काटकर आने के बाद यह जबरन वसूली के धंधे में घुस गया, इसलिए इसे फिर से वर्ष 2015 में गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है मुन्ना जिन्ना का। यह मुख्यतः मुंबई के जोगेश्वरी का रहने वाला था। इसे दाऊद इब्राहिम और छोटे शकील का करीबी माना जाता था। इसके खिलाफ हत्या के प्रयास और अपहरण के कुल 70 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह दाऊद के मुख्य शार्प शूटरों में से एक है। वर्ष 2000 में दाऊद ने अपने जानी दुश्मन छोटा राजन को मारने की जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद बैंकॉक में मुन्ना जिन्ना ने छोटा राजन पर हमला भी किया था। इस हमले के बाद बैंकॉक पुलिस ने मुन्ना जिन्ना को गिरफ्तार भी कर लिया था। फिलहाल यह जेल में बंद है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है गोली गैंग के कुख्यात गैंगस्टर सदा पावले का। इसे जुर्म की दुनिया में सदा मामा के नाम से भी जाना जाता है। यह वर्ष 1987 में गोली गैंग में शामिल हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार थाने के राजनेता ने गोली के खिलाफ बयान दिया था, जिसके कारण सदा पावले ने उस राजनेता को उसके ऑफिस से उठा लिया था। वर्ष 1990 में इसने गोली के भाई की हत्या का बदला लिया था। वर्ष 1997 में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर ने सदा पावले को उस समय एनकाउंटर में मार गिराया था, जब वह अपने परिवार के साथ शिरडी जा रहा था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर अमर नायक का। जुर्म की दुनिया में इसे रावण के नाम से भी जाना जाता है। जब इसने मुंबई के कई इलाकों में पकड़ बनानी चालू की तो इसका मुकाबला हुआ अरुण गोली के साथ। क्योंकि गोली गैंग काफ़ी ताकतवर थी, इस वजह से अमर नायक ने अपनी गैंग को मजबूत में करने जुट गया। वर्ष 1985 को अमर नायक मुंबई का एक बड़ा गैंग बन गया। दोस्तों, आपको बता दें कि उन दिनों इसके गैंग के पास दुनिया के सबसे अच्छे हथियार थे। वर्ष 1995 में गोली व अमर नायक के परिवार के लोग राजनीति में आ गए थे। अंततः अमर नायक विजय सालस्कर द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारा गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर बाबू रेसिम का। दोस्तों, इसने अरुण गोविल और रामा नायक के साथ मिलकर बीआरए गैंग का निर्माण किया था। एक बार जब बाबू रेसिम जब कंजरवाला बस्ती से गुजर रहा था, तभी इसकी विजय कंजर नाम के लड़के से लड़ाई हो गई और बाबू रेसिम ने विजय कंजरे की पिटाई कर दी। बाबू रेसिम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस छोटी सी लड़ाई से उसका एक ऐसा दुश्मन बन जाएगा जो इसकी जान के पीछे पड़ जाएगा। इसी बीच हत्या के एक प्रयास में बाबू रेसिम को गिरफ्तार कर लिया गया था। विजय कंजरे ने एक प्लान बनाया और पुलिस चौकी में घुसकर बेरहमी से बाबू रेसिम की हत्या कर दी थी। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर रमा नायक का। दोस्तों, आपको बता दें कि रमा नायक और अरुण गोविल स्कूल के दिनों के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। स्कूल में अरुण गोविल रमा नायक का सीनियर था। इसके बावजूद रमा नायक अरुण गोविल पर भारी पड़ता था और सारे फैसले भी यही लेता था। दूसरी ओर अरुण गोविल रमा नायक के सभी फैसलों की कदर करता था। ये दोनों जिस इलाके में अपनी गतिविधियां चलाया करते थे, उस इलाके में
बाबू रेशम भी रहा करता था। बाबू रेशम इन दोनों को और खिंचता चला गया और बाद में इन दोनों ने बीआरए गैंग का निर्माण किया था। दोस्तों, अगर बात रामा नायक और दाऊद की दुश्मनी की करें तो इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। इन दिनों मलाड इलाके में प्लाट के कब्जे को लेकर शरद शेट्टी और रामा नायक में विवाद हो गया था। इस विवाद को निपटाने के लिए दोनों दाऊद के पास गए, लेकिन दाऊद ने शरद शेट्टी के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले से रामा नायक को करोड़ों का नुकसान होने वाला था, इसलिए रामा नायक ने दाऊद के इस फैसले को मानने से इनकार किया था। इससे रामा नायक व दाऊद के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो गई थी। इसी बीच जुलाई 1987 में दाऊद के आदमियों ने पुलिस को रामा नायक की चैम्बूर के एक सैलून में होने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा किए गए एक एनकाउंटर में रामा नायक मारा गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन का। दोस्तों, इसका जन्म 1968 में मुंबई के चैम्बूर की एक तिलक बस्ती में हुआ था। शुरुआत में छोटा राजन और दाऊद दोस्त हुआ करते थे और दोनों मिलकर हत्या, वसूली और तस्करी की वारदातों को इल्जाम दिया करते थे। इसके बाद वर्ष 1988 में यह दुबई चला गया। इसके बाद छोटा राजन और दाऊद दोनों मिलकर मुंबई ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जुर्म की वारदातों से इल्जाम देने लगे। लेकिन वर्ष 1993 में मुंबई ब्लास्ट के बाद जब छोटा राजन को पता चला कि इसमें दाऊद का हाथ है, तो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए तथा एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। दाऊद ने राजन पर कई बार हमला कराया, लेकिन राजन हर बार बच गया। भारत में छोटा राजन पर 100 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। राजन गैंग सहित इस पर मारपीट और हत्या के ढेर सारे आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन दाऊद के साथ आने पर इसका क्राइम ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वर्ष 2011 में मुंबई के एक वरिष्ठ पत्रकार की हत्या में भी छोटा राजन का नाम आया था। आपको बता दें कि वर्ष 2015 में इंडोनेशिया के बाली से छोटा राजन को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल यह जेल में बंद है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है कुख्यात डॉन अरुण गोविल का। इसका जन्म महाराष्ट्र के अमननगर जिले के कोपर गांव में हुआ था। वर्ष 1970 में इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और रामा नायक व बाबू रेशम के साथ मिलकर बीआरए गैंग का निर्माण किया। वर्ष 1988 में पुलिस ने एक एनकाउंटर में रामा नायक को मार गिराया था। इस एनकाउंटर के बाद अरुण गोविल ने बायकुला कंपनी की कमाल अपने हाथ में ले ली थी। अरुण गोविल का मानना था कि जिस एनकाउंटर में रामा नायक की जान ली है, उस एनकाउंटर की योजना दाऊद ने बनाई थी। इसीलिए गोविल गैंग और डी कंपनी के बीच गैंगवार शुरू हो गई थी। वर्ष 1988 से वर्ष 1990 के बीच दाऊद की डी कंपनी और गोविल गैंग के बीच भीषण गैंगवार की शुरुआत हो गई थी। उस समय गोविल गैंग काफ़ी खतरनाक थी। इसी वजह से डी कंपनी के बहुत से गैंगस्टर जैसे शरद शेट्टी, छोटा राजन और छोटा शकील मुंबई छोड़कर डर की वजह से दुबई भाग गए थे। आपको बता दें कि क्रिमिनल गतिविधियों के लिए गोविल को कई बार गिरफ्तार भी किया गया और गोविल को लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन ज़्यादातर अपराधों में सबूत के अभाव में इसे बरी कर दिया गया था। अंततः शिवसेना लीडर कमलाकर की हत्या के आरोप में कोर्ट ने गोविल को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुना दी। तब से गोविल जेल में बंद है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर माया डोलस का। इसने मुंबई के कॉलेज से ITI की पढ़ाई करने के बाद वर्ष 1980 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा था और अशोक जोशी गैंग में शामिल हो गया और थोड़े ही समय में इसने इस धंधे में अपनी अच्छी पकड़ बना ली थी। यह अशोक जोशी गैंग के लिए खजूर गांव से अपने गैंग को चलाता था। और दोस्तों, आपको बता दें कि मूवी शूट आउट एंड लोखंडवाला माया डोलस की ज़िंदगी पर आधारित है। इसमें लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स उच्च मध्यवर्गीय परिवार के रहने का कॉम्प्लेक्स था। वर्ष 1991 में माया डोलस अपने साथियों के साथ उसी कॉम्प्लेक्स में मीटिंग के लिए जमा हुआ था। इसकी खबर मुंबई पुलिस को लग गई। पुलिस ने कॉम्प्लेक्स को चारों तरफ से घेर लिया। उस समय पुलिस टीम का नेतृत्व
आफ्ताब अहमद खान कर रहे थे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि दाऊद ने ही माया डालस और उसके साथियों को मारने की टिप पुलिस को दी थी। दोस्तों यह एनकाउंटर 4 घंटों तक चला और इस एनकाउंटर की खास बात यह थी कि इसका सीधा प्रसारण न्यूज चैनलों पर किया जा रहा था। 4 घंटे चले इस एनकाउंटर में माया डालस अपने साथियों सहित मारा गया था। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है मान्या सुर्वे का। दोस्तों इसने कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और जब इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा, जब इसने अपने साथी पढ़े कुछ दोस्तों को भी अपने गैंग में शामिल कर लिया था। मान्या को अपराध की दुनिया में उसके सौतेले भाई भार्गव दादा ने लाया था। उस समय भार्गव दादा का उस इलाके में काफ़ी दहशत थी। मान्या सुर्वे ने भार्गव दादा के साथ मिलकर 1969 में एक दांडेकर का मर्डर किया था। इस कत्ल के आरोप में मान्या सुर्वे को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी केस में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी। सजा के बाद मान्या को मुंबई के बजाय पुणे की जेल में रखा गया था। सजा मिलने से मान्या सुर्वे के बजाय और हुकार हो गया तथा और जेल में बंद सुभाष भटकर के छोकरों को पीटने और मारने लगा। इससे जेल प्रशासन उससे परेशान होकर उसे वहां से निकालकर रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया। नाराज मान्या सुर्वे ने भूख हड़ताल कर दिया और तबीयत बिगड़ने पर उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर मौका मिलते ही वह फरार हो गया था। वहां से फरार होने के बाद मान्या सुर्वे मुंबई आ गया और नए सिरे से अपनी गैंग का निर्माण किया और सैकड़ों वारदातों को इल्जाम दिया। जैसे जैसे मान्या सुर्वे की दहशत बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ही मुंबई में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए। तमाम आलोचनाओं के बाद जब पुलिस की नींद खुली तो उन्होंने मान्या सुर्वे व उसके गैंग के सदस्यों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले वर्ष 1981 में शेख मुनीर को गिरफ्तार किया। इसके बाद मान्या सुर्वे गैंग के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस लगातार मान्या सुर्वे की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच 11 जनवरी 1982 को मान्या बडाला के अम्बेडकर कॉलेज के 5 स्थित एक ब्यूटी पार्लर में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। इसकी खबर पुलिस को लग गई। फिर पुलिस ने उसी दिन मान्या सुर्वे को मुठभेड़ में मार गिराया था। दोस्तों ये थे मुंबई के टॉप 10 मराठी डॉन। दोस्तों अगर किसी मराठी डॉन का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए वाले नामों को वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो आप वो भी कमेंट करके बताओ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।